हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वास्तिक चैनल। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अप्लाइड फिजिक्स है, जो कि एक आईपीयू का सब्जेक्ट है। आईपीयू का अप्लाइड फिजिक्स है। यूनिट 1 देख सकते हैं जिसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स है। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली इसके पहले सेमेस्टर में भी मैंने ट्राई किया था कि सारी वीडियोस डालूं, बट ड्यू टू सम रीज़न पढ़ नहीं पाई थी। इस सेमेस्टर कोशिश यही है कि सारे सब्जेक्ट के सारे पढ़ जाए तो अच्छी बात है, बट कोशिश करूँगा मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के, जैसे हार्ड सब्जेक्ट हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, ये सब डाल दूँ। तो विल ट्राई कि जल्दी जल्दी सारी वीडियोस अपलोड कर दें। तो अभी देखते हैं, यूनिट 1 है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स है। बहुत बढ़िया यूनिट है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखते हैं इसमें टॉपिक्स क्या है। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो एज इट इज़ सिलेबस से उठा के लिख दी गई हैं, मतलब मैंने लिखी हैं। तो इसमें एज इट इज़ सिलेबस से जो टॉपिक्स हैं वो हैं, जो पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे वीडियो में कोशिश ये रहेगा ना कि सारी वीडियोस में, मतलब वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपके क्लासेस में असाइनमेंट मिल रहे हैं तो उसको एक बार ट्राई कर लेना, या आकाश से अगर PYQs मिल जा रहे हैं तो वो कर सकते हो, तो आपका मोर देन इनफ रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पढ़ेंगे, क्या होता है। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कोई कॉन्सेप्ट दिया था, वो देखेंगे। डेविसन जनबर्न एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखेंगे, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या था ये देखेंगे। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। वेव पैकेट क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। जैसे हम पिछले क्लासेस में भी 12th में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ के आ चुके हैं, तो वही पढ़ेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ेंगे। आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये शायद अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर आगे सिंपल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत एक खतरनाक इक्वेशन है, जिससे बहुत सारे आगे फर्दर सॉल्यूशंस निकले थे, तो वो पढ़ेंगे। फ्री पार्टिकल क्या होता है, इन्फिनिटी वेल क्या होता है, फाइनाइट वेल क्या होता है, टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो अभी ये रहा सिलेबस अभी का। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मतलब हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स चालू करने वाले हैं। मैकेनिक्स क्या होता है, वैसे तो चैप्टर का नाम क्वांटम मैकेनिक्स है, बट मैकेनिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन। 11th 12th में, खासकर 11th के मैकेनिक्स में हमने बहुत सारे मोशंस के पढ़े हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस के चैप्टर है, सर्कुलर मोशन के चैप्टर है, या फिर रोटेशन वगैरह के चैप्टर है, तो वो पढ़े हैं। तो मैकेनिक्स क्या होता है ना, कि मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। कोई फोर्स लग रहा है, उसके इन्फ्लुएंस में अगर कोई मोशन हो रहा है तो वो हमें मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैकेनिक्स में दो ब्रांचेस आते हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, दोनों पढ़ने में मज़ा आता है। कुछ चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन होती हैं, कुछ चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन होती हैं। जैसे कि देखें, पहला पॉइंट क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, डील विद द मोशन ऑफ लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट में जैसे होता है, मतलब वो एक्सप्लेन करता है लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट को। जैसे कि हमने क्या किया, प्लैनेट के बारे में स्टडी किया, बॉल के बारे में स्टडी किया, या फिर हम जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमेशा क्या करते थे, एक ब्लॉक पे करते थे, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक डिफाइन करती हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स बड़ा डिफरेंट चीज़ होता है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे होता है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में ग्रेविटी काम करती है, क्वांटम मैकेनिक्स में
अंदर फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। सबसे पहले कि ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे काम करता है, जैसे एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर हो गया, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स होती हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर मेरा वर्ड इधर उधर हो जाए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्लासिकल और क्वांटम में, ठीक है। तो वर्ड लॉ लाइक न्यूटन लॉ, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में मैक्सिमम टाइम न्यूटन का लॉ है, बर्नौलीज प्रिंसिपल वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्लासिकल में है। क्वांटम में क्या है, जैसे हमने पढ़ा भी है 12th के न्यूक्लियाई चैप्टर में भी पढ़ा है, आइंस्टाइन का, हाइजेनबर्ग का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सारे क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में होता क्या है ना, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल कंप्लीटली नोन होता है। क्या मतलब है इसका, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे ना जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं ना, अगर हमें प्रेजेंट का सिचुएशन पता है तो हम फ्यूचर उसको क्लियरली बता सकते हैं, कंप्लीटली बता सकते हैं। क्या मतलब है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला कि 4 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है, 5 मिनट बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, किस पोजीशन में होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कंप्लीटली नोन, इनिशियल कंडीशन अगर हमें नोन है तो फाइनल कंडीशन हम बता सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं बता सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम किसी, सपोज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगर वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, किसी ऑर्बिट में, तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर मूवमेंट पे उसका पोजीशन क्या होगा या मोमेंटम क्या होगा, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे भी, वो नहीं बता पाते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी क्वांटम पार्टिकल के बिहेवियर को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी एक्चुअली में अनसर्टेनिटी आ जाती है उसके बिहेवियर में, उस पर फोर्स डिफरेंट तरीक़ा से काम कर रहा होता है, पता ही नहीं होता वो वेव है या पार्टिकल है, ठीक है। आगे चल के नेचर में पढ़ेंगे भी, ड्यूअल नेचर होता है। क्लासिकल में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेबल होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना, 5वां पॉइंट भी लिखा भी है कि डील विथ सर्टेनिटी। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है ना, हमें पूरी चीज़ें सर्टेन होती है, हमें पता होता है ये यहाँ से यहाँ जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, कितने वेलोसिटी से लॉन्च करेंगे, किस ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी, जैसे उसमें केवल एजम्पशंस करते हैं कि मे बी ये हो सकता है, मे बी वो हो सकता है, और उसी पे पूरी क्वांटम मैकेनिक्स चलती है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखेंगे क्या होता है कि ये सारी मतलब इंट्रोडक्शन है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स। होपफुली डिफरेंस पता चल गया होगा, अगर 1-2 नंबर में आ जाए तो कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। समझते हैं कि लाइट के प्रॉपर्टी से, जैसे लाइट को ना स्टडी करने में हमेशा साइंटिस्ट कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे पहले लाइट के स्टडीज़ को, पहले हम क्या करते हैं ना, लाइट की कुछ स्टडी करते हैं, लाइट की स्टडी करते करते हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या था कि कोई, मान लो कोई मेटल सरफेस है, उस पर अगर लाइट HV गिर रही है तो ये क्या करती थी, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ से बाहर निकाल देती थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इस लाइट से एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई, वो एनर्जी लेकर इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल गया। साइंटिस्टों ने बोला कि वाह वाह, लाइट क्या है, लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर का है। आगे फिर तो उस टाइम पे डिक्लेयर हो गया कि चलो लाइट एक पार्टिकल नेचर का है। आगे चल के इसमें भी क्रॉम्पटन इफेक्ट भी एक है इफेक्ट, जो कि आपको पढ़ना होता है, एक बार गूगल कर लीजिएगा क्या होता है। हमें ये नहीं जानना, हमें बस ये पढ़ना है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का होता है। जैसे इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे जब हम लाइट हमने एक स्लिट से पास करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं। ये भी क्या होता है, जैसे लाइट इसमें आके स्प्लिट हो जाए, जैसे लाइट को तो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना चाहिए था, क्योंकि लाइट पार्टिकल था, लेकिन ये स्ट्रेट पाथ में नहीं ट्रेवल करता, ये इस एरिया के उस रीजन में भी पहुंच जाता था जिस एरिया में उसे नहीं पहुंचना चाहिए था।
तो बाद में पता चला कि ये वेव नेचर के कारण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट वेव नेचर शो कर रहा है, डिफ्रेक्शन भी है, पोलराइजेशन भी है। तो एक्चुअली में यही हुआ, पहले हुआ कि साइंटिस्टों ने देखा लाइट पार्टिकल नेचर का है, पार्टिकल नेचर में उन्होंने पुष्टि दे दी कि हाँ भाई लाइट पार्टिकल नेचर का है। बाद में गया, देखा लाइट का क्या है, कुछ वेव नेचर का दिखा रहा है। जब आइंस्टाइन ने कुछ खोज किया, बाकी आगे भी जा खोज हुआ, तो लाइट का वेव नेचर आया। तो बाद में फिर एक निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन क्या आया कि लाइट का ही ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नेचर हर ऑब्जेक्ट का है। जिससे फिर ना आगे चल के डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वगैरह आया, जो कि अभी देखेंगे हम क्या होता है। उन्होंने बोला ना कि ये लाइट में ही प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर मैटर की प्रॉपर्टी है। हर मैटर, जैसे हमारे सामने एक फ़ोन रखा है, चार्जर रखा है, बॉटल रखा है, ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ड्यूल नेचर रखते हैं। कैसे ड्यूल नेचर रखेंगे, तो उन्होंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रेवल कराएं या उसके रिलेटिव स्पीड से, तो स्पीड के साथ जाते जाते वो पार्टिकल क्या होगा, एक वेव जैसा बिहेवियर भी शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी नेचर। अपने हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लिखा है हेंस लाइट एग्जिबिट द टाइप ऑफ नेचर दैट इज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो कोई कह दे लाइट पार्टिकल है तो नहीं, लाइट वेव है तो नहीं, लाइट दोनों नेचर का होता है। कुछ जगह लाइट पार्टिकल नेचर का शो करता है क्योंकि वो अपने साथ है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। कुछ जगह वो वेव नेचर का शो करता है। तो ये था वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, कोई से मैटर होते हैं जब एक सर्टेन स्पीड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद वो पार्टिकल वेव नेचर को शो करने लगते हैं, जो कि अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो अभी आते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पे। सॉरी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अभी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे आते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे ऑल मैटर हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, डी ब्रोगल सॉरी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कि लाइट्स के पास दोनों नेचर का होता है, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट हमने देखा जिसमें वो लाइट्स क्या करती है, पार्टिकल नेचर शो करती है, कुछ एक्सपेरिमेंट वेव नेचर शो करती है। लेकिन आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। इन्होंने कुछ नया बोला। क्या बोला, ऑल मैटर हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। उस टाइम पे क्या था ना, लाइट के साथ हमने देखा, लाइट के साथ दोनों नेचर थी। बट अभी कुछ नया हुआ क्या ना, इन्होंने बोला लाइट के साथ ही ये नहीं होता, हर एक मैटर की, जैसे मैंने पहले बताया भी था, हर एक मैटर के पास, जिनके पास स्पीड होती है, वो लाइट और वेव, सॉरी पार्टिकल और वेव दोनों जैसे वो बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ऑल मैटर है जब बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो अभी देखते हैं कैसे होती है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने ना इनका रिलेशन भी दे दिया, पार्टिकल नेचर का रिलेशन और वेव नेचर का रिलेशन। तो उन्होंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कितनी स्पीड से चल रही है, तो उस स्पीड में वेवलेंथ कितनी होगी। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड्स में बता रखा था कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक बहुत वी स्पीड से चल रही है। अगर ये स्पीड कंपेरेटिवली टू स्पीड ऑफ लाइट हुई, तो इसका वेवलेंथ होगा, इसका वेव नेचर भी शो होने लगेगा। ये सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि लाइट करता है। लाइट क्या करता है, डिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज करते हैं। उन्होंने बोला हर एक ब्लॉक भी करेगा। जैसे ये वी वेलोसिटी से है, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है वो भी हम देखेंगे अभी इस रिलेशन से। और आगे हम ये भी देखेंगे कि अगर हर पार्टिकल, हर एक ऑब्जेक्ट के पास वेव नेचर है, वो हमें दिखता क्यों नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा है प्लैंक रिलेशन। प्लैंक रिलेशन क्या होता है, एक मिनट, हाँ, E इक्वल टू एच म्यू होता है। आइंस्टाइन भाई साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। दोनों एनर्जी को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो एच म्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या मतलब है, और एच क्या है, वेवलेंथ है। एक मिनट, ठीक है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये म्यू
क्या है, वेलोसिटी है, एक मिनट, हाँ, एच वी एम सी स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, एक सी को इधर से नीचे लाएंगे, तो एच वी इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, तो एक सी यहाँ नीचे आ गया, ठीक है, एम सी इक्वल टू एच वी बाई सी, ठीक है। तो एम सी क्या होता है, एम क्या है, मास है, सी क्या है, वेलोसिटी है, सी स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे तो ये मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं, पी इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है। एच वी है, ठीक है, इस वी को नीचे ले जाएंगे, एच सी बाई वी, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू, अब अभी हमने क्या किया है, एच वी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन को रिलेट कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करने के बाद इस सी को जब हम नीचे लाएं तो एच वी अपॉन सी, ये सी वी क्या था, फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, और एच क्या था, प्लैंक कांस्टेंट था, एम सी। तो एम सी इक्वल टू एच वी म्यू, जो भी बोल लो, एच म्यू अपॉन सी। तो एम सी क्या हो गया, मास इंटू स्पीड, सी क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी स्पीड, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यही होता है ना। उसके बाद इधर क्या हुआ, हमने इसको नीचे भेजा, मतलब इसको जब नीचे भेजोगे तो सी बाई म्यू हो जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है, एच सी इंटू 1 टाइम पीरियड को टी लिख सकते हैं। जैसे अगर अगर बेसिक रिलेशन पता हो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इससे एक्चुअली मैं याद रखता हूँ कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस क्या है, लैम्डा है, लैम्डा डिस्टेंस है, ये एस क्या था, यहाँ सी हो गया, यहाँ टी टाइम हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है, एच लैम्डा। और फिर इस लैम्डा को अगर इधर हम भेजेंगे तो एच अपॉन पी, ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया कि किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है। अब हमें कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ इसलिए नहीं दिखता क्योंकि देखो डिवाइडेड बाय सी है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट को मान लो प्लैंक कांस्टेंट है, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट को 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। इससे जब डिवाइड करेंगे ना तो उसकी वेवलेंथ मतलब कि ऑलमोस्ट 0.00080 के बाद कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वेवलेंथ इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है कि वो नोटिसेबल नहीं होता है एक नॉर्मल टाइम पीरियड के लिए। लेकिन जब ऊपर क्या होता है, ऊपर जब स्पीड एक जब रीजनेबल स्पीड में आती है, ठीक है, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड में आती है तो ऊपर भी लाइट का स्पीड रहेगा, नीचे भी रहेगा, वो कैंसिल होकर एक डेफिनेट वैल्यू हो जाएगी। तो इस रिलेशन से हमें बताया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ग्रेटर वेलोसिटी से चल रही है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड मतलब उस वो ऑब्जेक्ट एक वेव जैसा बिहेव करेगा। तो यही था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। समराइज कर लें तो जितने भी मैटर हैं वो बहुत पार्टिकल वेव नेचर दोनों रखते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं उनकी स्पीड क्या है उस। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने अभी क्या किया, वो वेवलेंथ का वो मतलब वेव नेचर का वेवलेंथ कितना आएगा वो भी हमने ये रिलेशन से फाइंड कर दिया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ऊपर जो वेवलेंथ देखा कि जैसे स्पीड ऑफ मतलब जिस भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी स्पीड से चल रही है तो उस स्पीड के पास एक वेव होता है, उसी वेव का नाम होता है मैटर वेव, ठीक है। मैटर वेव क्या होता है, द वेव एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव। जैसे लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी निकाला था हमने, इसको हमने क्या नाम दिया था, मैटर वेव नाम दिया था, ठीक है। और हाँ तो ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं
कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने मैटर वेव समझ लिया क्या होता है, जो कि हर एक वेव के हर एक पार्टिकल के वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड वेव होता है, उसको मैटर वेव कहते हैं। हमें फॉर्मूला भी पता चल गया कि उस वेवलेंथ को हम निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें ऑब्वियसली डी ब्रोगली सर ने दिया था। तो अभी हम देखेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना है, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी दी गई है तो उससे हम निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। अभी कंसीडर कर लेते हैं मास m है इलेक्ट्रॉन का और एक v वेलोसिटी से चल रहा है। हमें पता है एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, और इलेक्ट्रॉन की अगर हम एनर्जी निकालें तो एक और तरीका होता है, जैसे 12th में पढ़ा भी होगा, E इंटू वी। ई क्या है, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे, वी क्या है तो उसकी वेलोसिटी क्या है। दोनों एनर्जी सेम है, इसे हम इक्वेट कर देंगे। तो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी हमने देखा, क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। और उसकी इलेक्ट्रॉन की, जैसे हमने 12th में फॉर्मूला पढ़ा, चार्ज इंटू वेलोसिटी होता है उसकी एनर्जी, ठीक है, तो EV होता है। यहाँ से हमें V पता चल जाएगा, V क्या होता है। तो V का इक्वेशन अगर हम यहाँ से निकालें, 2 इंटू ई इंटू V/m, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि अभी हमने पीछे पढ़ा, एक्चुअली में देखिए ये V वेलोसिटी वाला V है, ये V नहीं है, एक्चुअली म्यू है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ा, ठीक है। इसको हम 2 इंटू ई भी लिख सकते हैं बाई m। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाता है, ऐसे हमने अभी फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे हमने डिराइव किया है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये v क्या था, वेलोसिटी वाला, एक बार लिख भी देते हैं, ये क्या था, न्यू, ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी वाला है। तो लैम्डा इक्वल टू m इंटू वी होता है। अब इस v के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इसमें से अगर रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट था, m क्या था, मास था। अगर अंडर रूट में ये रख दे 2ev/m, इस m को हम अंदर भेजेंगे तो ये m² के फॉर्म में जाएगा, और एक m से एक m कट जाएगा, ओवरऑल बचा के अंदर में 2mev, ठीक है। अब ध्यान से देखना, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तीनों चीज़ें हमें पता है, 2 भी पता है, तो हम क्या करेंगे, ये सब कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट की वैल्यू रख के हम देखेंगे कितनी वैल्यू आती है। तो वो जब हम कैलकुलेट किया, हमने किया और फिर देखा तो 12.28 अपॉन क्या होता है, अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम, ठीक है, होता है क्या, लैम्डा। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया कि लैम्डा जो कि वेवलेंथ है, ये किसका आ गया, इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन, चूंकि आपको पता भी होगा कि और सारे ऑब्जेक्ट्स का तो पता नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन के पास इतनी स्पीड होती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव में हो सकता है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कुछ आएगा, जो कि कितना आएगा उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। इस फॉर्मूले में क्या, डायरेक्ट वेलोसिटी भी रख देंगे मीटर पर सेकेंड में। जो भी आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि उस इलेक्ट्रॉन की सर्टेन वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ देखा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 12.28 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट V आया, ठीक। अब हम चलते हैं, एक और वैसे रिलेशन है, मैंने कराया नहीं है बट सोच रहा करा दूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह है, या फिर पीछे ही देख लेता हूँ। ये रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि अभी जो हमने वेवलेंथ निकाला, वो वेवलेंथ अगर, जैसे होता है ना, वेवलेंथ निकालने के 2-3 फॉर्मूले बन जाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या लिखा, पहला फॉर्मूला हमने लिखा लैम्डा इक्वल टू h/p, जहाँ p क्या था, मोमेंटम था। पहला फॉर्मूला क्या लिखा, लैम्डा इक्वल टू h/p, जहाँ p क्या थी, मोमेंटम थी। दूसरा फार्मूला क्या देखा, 12.28 अपन रूट V एंगस्ट्रॉम।
ये क्या था, इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसे पार्टिकल जो कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। तीसरा एक और है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन में ये दे देगा कि काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो आपको अलग से, अगर आपने 12th में मैकेनिक्स वगैरह अच्छे से की होगी तो वो चीज़ें आप शॉर्ट आउट कर लोगे, बट फिर भी इतना मेहनत क्यों करना है अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए तो। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ठीक है, वो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/√2 के ई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एम। ये आता कैसे है देखेंगे। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, इसमें एक चेंजेस करते हैं, ऊपर भी m कर दो, नीचे भी m कर दो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m²v² डिवाइड बाई m। अब ये m क्या होता है, m²v² है, mv का होल स्क्वायर कर दो अपॉन m। मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम होता है, 1/2। मोमेंटम को p से लिख सकते हैं, p² बाई m हो गया, ठीक है। अब इधर काइनेटिक एनर्जी है, इस 2 को इधर भेजेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 2ke इक्वल टू p² बाई m। p इक्वल टू क्या होगा ना, 2ke मल्टीप्लाइड बाई m का रूट। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर वाले फॉर्मूले में हम क्या लिख सकते हैं, 2ke, मतलब ऊपर वाले p में, लैम्डे में डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू h/2ke मल्टीप्लाइड बाई m, ठीक है। यानी वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ की मतलब अगर हमें ये दी हुई है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है कि किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, समझ गए। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम वो डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये था, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर वेव। जैसे अभी हमने पहले देखा कि मैटर वेव होता क्या है। मैटर वेव क्या होता था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, बहुत तेज वेलोसिटी से चल रही है, उसके साथ जो वेव एसोसिएट है उसको मैटर वेव कहते थे। अब उस मैटर वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैंने एज इट इज बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, समझते हैं क्या है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v इज गिवन बाई, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने अभी एक्सप्रेशन दिखाया है, निकाला भी है, हमने डिराइव भी किया, ये एक्सप्रेशन क्या आया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आया था, ये आया था। इससे क्या पता चलता है, लार्जर द मास शॉर्टर विल बी द वेवलेंथ। तो एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक आ गई ना, कि इसमें क्या होगा कि मास जितना ही ज़्यादा होगा, जितना ही बड़ा होगा, उतना ही वेवलेंथ छोटा होगा। तो अब समझ में आता है कि बड़े ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ हमें डिफाइंड क्यों नहीं होती है, मतलब वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, क्यों, क्योंकि मास बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे खुद ही देख लो ना, यहाँ मास बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ज़्यादा होता है, वेलोसिटी भी मान लो उस हिसाब से होती है, तो उस हिसाब से लैम्डा कम आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द डी ब्रोगली वेव आर नॉट ईएम वेव। हाँ, जैसे क्या होता है, जैसे कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे रेडियो वेव्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें। उनमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है ना, तो एक एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है तो उसके वाई एक्सिस पे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली वेव चल रही होती है। लेकिन ये जो मैटर वेव होता है, ये कोई ईएम वेव नहीं होता, नॉर्मल वेव होता है जो कि एक फ्री मीडियम में ट्रेवल करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैटर वेव कांट बी ऑब्जॉर्व। अब ध्यान से देखना, जैसे आप ईएम वेव होता है, ईएम वेव को जैसे हम क्या करते हैं, अभी के एक्सपेरिमेंट्स में देखें, हम इतनी दूर दूर प्लैनेट्स, इतनी दूर दूर गैलेक्सीज, इतने दूर दूर के चीज़ों को स्टडी कर पाते हैं, ब्लैक होल स्टडी करते हैं, ये सारे कैसे करते हैं, एक्चुअली में वहाँ से कोई ना कोई रे आ रही होती है, वहाँ से कोई ना कोई चीज़ें आ रही होती हैं जो हम अपने इंस्ट्रूमेंट से, जो कि बाहर ऊपर सैटेलाइट लगे होते हैं, वो रिसीव करते हैं, उनसे डेटा प्रोसेस करके
हम क्या करते हैं, फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। लेकिन जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, इसको स्टडी नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैटर वेव जो कि मैटर वेव डिफाइन किया गया है, उसको तुम क्या करोगे, मतलब डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये होता क्या है। इट इज़ अ वेव मॉडल टू डिस्क्राइब एंड स्टडी मैटर। हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली में होता क्या है, देखो अभी तक जितनी थ्योरीज बनती हैं, एक थ्योरी बनती है, दूसरी थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। होता क्या है ना कि थ्योरी ही बनती है, कोई इसका प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। मे बी जैसे आप ये पढ़े ना कि जैसे एस सबसेल का शेप क्या होता है, डम्बल्ड होता है एस का, डबल डम्बल्ड होता है पी सबसेल का, ठीक है। ये सब होता है, ये सारी स्टडीज हैं। अभी एक नई स्टडी आएंगी, ये सारी थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। तो एक्चुअली में होता क्या है ना, जो हम थ्योरी बनाते हैं वो थ्योरी अगर हमारे सारी चीज़ों को प्रूफ कर रही हैं तो तब तक वो थ्योरी चल रही होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम कोई थ्योरी बनाते हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, वो हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रही है। और भी सारी थ्योरीज हैं, तो बाकी सारी थ्योरीज हमारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देती है, इसलिए वो थ्योरी चलती है। बाद में कोई और एग्जैक्ट उसका प्रूफ आता है तो वो थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, आइंस्टाइन ने बोला था एक टाइम स्पेस का फैब्रिक होता है, बेंड होता है, ग्रेविटी वगैरह, ये सब चलो बहुत डीप की बात है, बट समझ रहे हैं ना। ऐसा ही मैटर वेब का बस कॉन्सेप्ट आया है, एक्चुअल में किसी ने देखा नहीं है, तो जब देखा नहीं है स्टडी भी नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, अलग अलग फिनोमिनास को, उससे चलकर, और इस थ्योरी को पढ़ के हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट है बन जाते हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। द डी ब्रॉगली वेव आर कॉल्ड probability wave. The amplitude of wave reveals the probability of finding a particle in space. हाँ, अभी हम जैसे पढ़ते हैं आगे ना, तो हम देखेंगे एक्चुअली में जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉपर्टी होती हैं वो केवल प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऐसे पढ़ रहे हैं कि ऐसा एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो जितनी भी ये वेव के पाथ है ना, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब यही था। पता नहीं एग्ज़ाम में आया कि नहीं, बट मेरे को सिलेबस में दिखा तो मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं। और मेरे तरफ से कोशिश है सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट मे बी रिक्वेस्ट यही है कि ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये सारे पढ़ने के बाद हाँ इतने तो हो जाएंगे कि तुम क्वेश्चन अटेंड कर लोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 95% पॉइंट्स हैं, बट कुछ कुछ एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मेरे सेमेस्टर में भी आया था, तो वो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं या कहाँ से आते हैं पता ही नहीं चलता। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, इसको पढ़ने के बाद प्लीज़ एक बार अपने रेफर्ड नोट से या फिर यही नोट से या फिर PYQs वगैरह कर लेना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और हो जाए। मे बी मैं कुछ टाइम बाद अगर टाइम अच्छा रहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी वीडियोस आ जाएँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान से देखना। अब ये चीज़ें पहले मैं आगे समझा रहा हूँ रफ नोटबुक पे, फिर बता रहा हूँ। जैसे देखो क्या होता है, हमने अभी मैटर वेव समझा, ठीक है। मैटर वेव क्या होता है कि वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी से वेव एसोसिएट होता है, उसको मैटर वेव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फेज वेलोसिटी का, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, एक आता है ग्रुप वेलोसिटी का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वेव जब भी ट्रेवल करते हैं वो अकेला ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे इधर अगर समझाएं हम एग्जाम्पल्स में, अभी जैसे ना इन्होंने ऑब्जर्व किया ना, तो एक्चुअली में वेव ऐसे नहीं ट्रेवल करते हैं, ये कई सारे वेव्स के वेव जुड़ के ट्रेवल करते हैं। मतलब क्या मतलब कहने का है, जैसे होता क्या है ना, जब हमने मैटर वेव देखा, मैटर वेव, तो मैटर वेव में एक वेव की प्रॉपर्टी हमने देखी तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। कई एक्सपेरिमेंट ऐसे थे कि सेम वेवलेंथ होगा तो सेम प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा, बट वो उसका, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह आपने पिछले सेम में पढ़ा होगा, उसमें देखा कि वेवलेंथ भी अलग अलग आ रहा है और चीज़ें भी अलग अलग डिफाइन हो रही है। तो उसके हिसाब से हमने कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअली में जो वेव ट्रैवल कर रहा है ना, वो अकेला नहीं है, ये वेव का सम अप है, इसके अंदर कई सारे वेव्स हैं। जैसे एक वेव ये है, एक वेव दो ये है, एक वेव ये है, ये सारे आपस में इंटरफेरेंस होके एक वेव पैकेट बना रहे हैं, और वो वेव पैकेट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जैसे ये देखें, तो मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऐसे वेव ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ऐसे 2-4 वेव है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ग्रुप में जाके एक वेव पैकेट बना रहे हैं, फिर ऐसे दूसरा वेव पैकेट है। मतलब कि ये वेव ट्रैवल, एक जो फाइनल वेव मैटर वेव है, उसके अंदर कई सारे वेव्स भी ट्रैवल कर रहे हैं,
अब समझ में आएगा ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी वेव इंडिविजुअल ट्रेवल नहीं कर रहा, उसके अंदर कई सारे वेव का एक एसोसिएशन है, मतलब कई सारे वेव मिलके एक पर्टिकुलर वेव बना रहे हैं। ठीक है, फेज वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव फॉर्मिंग अ वेव पैकेट। तो वो कई सारे वेव जो होते हैं वो कई सारे वेव को कलेक्टिवली वेव पैकेट बोलते हैं एक पैकेट में वेव चल रहा है जिसके अंदर कई सारे वेव्स हैं, उनका फाइनल इंटरफेरेंस हो रहा है और वो एक मुझे अलग वेव दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि जैसे हमने SPDF सब सेल पढ़ा था। ठीक है, S सब सेल, P सब सेल ऐसे पढ़ा, नहीं सॉरी, हमने KLMN शेल पढ़ा था, KLMN इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स के जिस ऑर्बिट में रहते हैं। बट हमारे फर्दर स्टडीज हुई, ठीक है, और फर्दर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जब हुए तो हमने ऑब्जर्व किया ना कि ये के सब सेल में भी इंडिविजुअल में और सब सेल्स हैं, के सेल में सब सेल्स हैं, एस सेल, पी सेल, डी, एफ ऐसे हैं, उसमें से भी, और उसके अंदर भी जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो उसके अंदर भी चीज़ें निकल के आई, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन कर पा रहे थे। ऐसे ही वेब के बारे में भी स्टडी किया, वेब के बारे में स्टडी किया तो हमने देखा कि भाई वेब में एक्चुअली इसमें अकेला वेब तो है नहीं, दो वेब है, एक वेब इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहा है, 4-5 वो मिल के हमें फाइनल वेब दिख रहा है, मैटर वेब होता है क्या ना, वेलोसिटी ऑफ, अब उसमें हर इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी होती है ना उसे फेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और ये पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं फिर ग्रुप वेलोसिटी समझाता हूँ। व्हेन अ प्लेन वेव और स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन दो डिस्पर्सिव मीडियम सक्सेसिव ग्रुप ऑफ वेव आर प्रोड्यूस्ड, दीज वेव ग्रुप ऑफ कॉल्ड वेव पैकेट्स। ठीक है, तो इसी को ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं कि जैसे वही बताया कि ये सारे इंडिविजुअल ग्रुप को मिलाएं तो एक वेव पैकेट बनता है और उस वेव पैकेट का जो वेलोसिटी होता है ना उसे हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा फेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। अब हम क्या करेंगे ना, आगे फेज वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे, वो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता चल जाएगा क्या होता है, कैसे आता है, और फिर ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो भी पता चल जाएगा कैसे। तो आगे हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं कि फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्या होता है, VPH होता है, फेज वेलोसिटी डिनोट करते हैं फेज वेलोसिटी। ध्यान से देखना, जैसे मैं अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, ऐसे याद रखो। इस स्पीड को हम u से डिनोट करेंगे, म्यू यू जो भी समझ लीजिए। इस डिस्टेंस है जो कि वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस ही होती है, तो ये लैम्डा होता है इनटू टाइम। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो लैम्डा अपॉन टी होता है। टी का क्या होता है, टी 1/t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 1/t इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो मैं म्यू से, ये इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हो क्या गया मेरे पास, म्यू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई वी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसके बाद क्या होता है। एक्चुअली में हम ना इस फॉर्मूले में एक चीज़ करें, ऊपर नीचे 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो देखना क्या हो जाएगा, लैम्डा ये म्यू इंटू 2π। ठीक है, लैम्डा को अगर नीचे भेज दो 2π बाई लैम्डा, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा। अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ रफ नोटबुक में लेके आप एक बार समझ लेना कैसे हुआ है। ध्यान से देखना, एक्चुअली मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ओमेगा क्या होता है, सबको पता होगा। ओमेगा क्या होता है ना, एंगुलर स्पीड होता है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होता है, मतलब एक सर्कल में जब कोई ट्रैवल करता है, उस सर्कल में होल ट्रैवल करने के लिए उसे कितना, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपन कितना टाइम लगा। ठीक है, तो एक सर्कुलर डिस्टेंस जो कि एक पेरिफेरी होता है सर्कल का, वो कितना होता है, 2π होता है, और टाइम अपॉन टी होता है। इस 1/t को ऊपर भेजे 2π इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो एक्चुअली में ये v इंटू 2π या म्यू जो भी बोल लो, ये सिंबल इंटू 2π,
इसे क्या बोलेंगे, ओमेगा लिख सकते हैं, इस चीज़ को ओमेगा लिख सकते हैं। ऐसे ही के होता है एक प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है, वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है। ठीक है, जैसे के प्रोपागेशन कांस्टेंट आपने 12th के आखिरी चैप्टर है, कौन सा था चैप्टर याद नहीं आ रहा है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा होगा। ठीक है, SHM वगैरह में। तो ये फॉर्मूला इन दोनों को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ, ये म्यू को वी पी एच बोल देते हैं कि यही स्पीड क्या था, फेज स्पीड, फेज वेलोसिटी था। वी पी एच इक्वल टू ओमेगा अपन के होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो गया कि फेज वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, बस यही है। फेज वेलोसिटी क्या होता है अगर आ जाए तो आप क्या लिखोगे, फेज वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा के, उसके बाद ये क्या होगा, फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दोगे, खत्म है फेज वेलोसिटी। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी चलते हैं। ग्रुप वेलोसिटी का थोड़ा बढ़िया डेरिवेशन है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन। ठीक है, तो देखते हैं आगे ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे है। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन। ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन, जैसे कि अभी ग्रुप वेलोसिटी जाने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कोई भी वेव फंक्शन होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्चुअली होता क्या है ना, ये इक्वेशन आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा SHM वगैरह चैप्टर में। तो ना, जैसे आप कभी कोई वेव फंक्शन निकाल, मतलब कोई वेव ट्रैवल कर रहा है, उस वेव की पोजीशन निकालनी हो तो वो इस इक्वेशन से निकालते हैं। तो इस ग्राफ का ये फंक्शन होता है, इसको वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारा मैटर वेव भी एक वेव है, तो वो भी इसी, उसका वेव फंक्शन भी यही होगा। तो और हमें क्या निकालता है, ग्रुप वेलोसिटी निकालना है। तो हमारा स्टेप्स क्या होगा, हमें क्या करेंगे ना, हम एक वेव y1 लेंगे। ठीक है, एक y2 लेंगे, दो ही वेव से करेंगे। एक y1 लेंगे, एक y2 लेंगे, उनका हम मैथमेटिकल सुपरपोजिशन करेंगे और देखेंगे फाइनल उसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, और उस एक्सप्रेशन की मदद से ग्रुप वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी देखना क्या करेंगे। तो y1 क्या होगा, मान लो y1 ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा 1t माइनस k1x। ठीक है, दूसरा वेव है, उस वेव का इक्वेशन क्या होगा, ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। होता क्या है ना, एक्चुअली एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर सुपर पोजिशन निकालना है दो वेव्स का तो उसके एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, तभी वो आपस में सबमर्ज करेंगे। ठीक है, तो ए और ए दोनों क्या है, दो सेम एम्पलीट्यूड है। साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, साइन ओमेगा 2t माइनस k2, दो वेव था। अब हमने क्या किया, इन दोनों वेव का सुपर पोजिशन लिया। तो क्या करेंगे, टेक सुपर पोजिशन ऑफ y1 एंड y2। ठीक है, क्या करेंगे, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू कर देंगे। ठीक है, तो y1 और y2 को जोड़ देंगे, लेफ्ट साइड वाले जुड़ जाएंगे और ये a कॉमन आ जाएगा। तो a जब कॉमन आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, फिर प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। जहाँ k1 और k2 मैंने पहले ही बता दिया था, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, जो कि पहले ही बता दिया था। तो अभी ये हो गया। अब जैसे पहले हमने बचपन में ही एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कि फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इससे साइन, आपको ये नहीं दिख रहा, ये साइन है, इतना टर्म ए है और इतना टर्म बी है, तो हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें। अगर जिसको नहीं याद है वो लिख दे रहा हूँ, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 होता है, और फिर कॉस ए माइनस बी बाई 2 होता है। वैसे तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो हर जगह यूज आता है, बट अभी के लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए।
तो ये था क्या है, साइन ए प्लस बी का, 2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। सेम यही फॉर्मूला उठा के इसमें लगा देंगे। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या बन गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू, ये a पहले से है, ये 2 आ जाएगा, फिर साइन a ये है, तो क्या होगा, ओमेगा 1t माइनस k1x, b ये है, प्लस है ओमेगा 2t माइनस k2x है, a हो गया, b हो गया, साइन हो गया। अब कॉस का लिखते हैं, डिवाइड बाई 2 भी है, कॉस का इक्वेशन लिखते हैं ओमेगा 2t, सॉरी ओमेगा 1t माइनस k1x। अब ये माइनस आएगा, माइनस माइनस आएगा तो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, साइन बदल जाएगा, माइनस ओमेगा 2t प्लस k2x डिवाइड बाई 2। अब हम कुछ रीअरेंजमेंट करते हैं, जैसे t को t के पास, x को x के पास करते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखते हैं। 2a तो है, साइन ओमेगा 1t ओमेगा 2t, t कॉमन लेंगे, क्या बनेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t डिवाइड बाई 2, और फिर माइनस k1x प्लस k2x, माइनस कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, एक मिनट, ये वाला माइनस में है और ये प्लस में था, अब सही हो जाएगा। ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t, ये बीच में प्लस साइन है, ये दोनों माइनस में है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2x बाई 2। ठीक है, ये समझ में आया ना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो अगर मुझे ध्यान आ जाए तो मैं वही करेक्ट करा दूंगा, बाकी इतना तो आप समझदार हैं। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाए तो खुद से डिराइव करके फॉर्मूला कर सकते हैं। मेरा मेन पर्पज है स्टेप्स बताने का कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। सेम यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, सॉरी, ये सही था एक्चुअली में, हम यहाँ से कर रहे थे ना, मैं वही कह रहा हूँ, देखते टाइम पे मे भी हो सकता हो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। जैसे ये सही था क्योंकि ये साइन चेंज हुआ था, मुझे लगा यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, बट हाँ हम यहाँ से कॉमन ले रहे थे, तो ये इक्वेशन सही है। ठीक है, अब कॉस से देखते हैं, कॉस में क्या होगा, ओमेगा 1t, लाइट्स ऑफ हो गई हैं, बट ये डेरिवेशन हम ख़त्म करते हैं, होपफुली दिख रहा होगा सबको। तो कॉस का देखते हैं, कॉस का कैसे होगा। तो हमने क्या किया, कॉस में जब हम कॉमन लेंगे तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t होगा डिवाइड बाई 2 माइनस k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू एक्स होगा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन आ गया है। अब हम ध्यान से देखते हैं, इसमें कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। ये हमारा एक कुछ नहीं किया, अभी जस्ट सुपर पोजिशन किया है। तो सुपर पोजिशन में अगर इक्वेशन लिखे ना, तो 2a कॉस ये वाला आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 t माइनस k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2 x आएगा। ठीक है, ये आ गया, फिर ये साइन वाला फंक्शन यहाँ आ जाएगा। यही अभी फाइनल इक्वेशन आया ना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2t माइनस k1 प्लस k2 बाई 2t। ठीक है, ये इक्वेशन आया। अब जैसे है ना, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो एक्चुअली ये होता है साइन के अंदर का फंक्शन। जैसे हमने अभी बताया था ऊपर में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ये होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है और ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो ये फाइनल हमारे पास क्या आ गया, फाइनल जब हमने देखा तो ये एक नया वेव फंक्शन आया जो कि दो वेव सुपर पोजिशन था, जिसमें ये वाला पूरा पार्ट क्या था, आपका एम्पलीट्यूड था, ये साइन का फंक्शन था। ठीक है, तो ये हमारा मेन फंक्शन आएगा। अब वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी कैसे आएगी, इस फंक्शन से हम वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे हमारे पास अगर ये इक्वेशन रहता
ये नॉर्मल एक सिंगल इक्वेशन रहता, तो हमने अभी पिछला निकाला कि क्या होगा। अगर हम वेलोसिटी निकालने जाएं, कैसी वेलोसिटी, पिछले इक्वेशन में अगर हमने फेज वेलोसिटी निकाली थी तो उसमें इस इक्वेशन की मदद से ओमेगा 1/k1 कर देते थे। कैसे करते थे वो भी देखते हैं। जैसे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो ओमेगा 1/k1 करते हैं। ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है, मल्टीप्लाइड बाई k1 क्या होता है, k1 होता है 2π/λ। 2π से 2π कट गया, लैम्डा डिस्टेंस है, टी टाइम है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे वेरीफाई हो जाता है। तो मतलब मेरा बताने का पर्पज क्या था, इस इक्वेशन से अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो दिस अपॉन दिस कर देंगे, हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे कि हमारा ये साइन फंक्शन, सॉरी हमारा ये एम्पलीट्यूड, ये पूरा एम्पलीट्यूड का फैक्टर है, कोई एम्पलीट्यूड भी एम्पलीफाई हो गया है, दूसरा साइन फंक्शन है, तो दिस अपॉन दिस कर दें तो हमारा फेज वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि ये सॉरी ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, ग्रुप का इक्वेशन है। तो मेन अभी हम क्या करना है, साइन के इस और इससे हमें इक्वेट कर देना, मतलब इसका दिस अपॉन दिस ले लेना, हमारा फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगा। कोशिश की है मैंने कि यहाँ से समझा पाऊँ, बट फिर भी अगर ना समझ में आए तो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, रफ नोटबुक निकाले, खुद से डिराइव करें एक बार, क्योंकि अब हर चीज़ स्पून फीडिंग हो तो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। तो हमने क्या किया, वीजी निकाल लिया। वीजी क्या आया आपके पास, वीजी आया ओमेगा 1 - ओमेगा 2 था, और होल डिवाइड बाई k1 - k2 डिवाइड बाई 2 था, 2 से 2 गया। और वी ग्रुप क्या आ गया, अगर इसको लिखें तो डेल्टा ओमेगा 1, भाई ओमेगा 1 - 2 क्या है, डेल्टा ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा ओमेगा 2। अगर ये डेल्टा बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल चेंज के लिए, तो d ओमेगा 1 अपॉन d ओमेगा 1 नहीं है, सॉरी के ओमेगा 1 2 नहीं है, डी ओमेगा बाई डी के डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के है। तो वी ग्रुप का क्या हो गया, डी ओमेगा बाई डी के डिफरेंशियल फॉर्म में, क्योंकि एक्चुअली में चेंज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में ले। ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा ये आ गया। कहाँ से आया है, सिंपल सा फॉर्मूला था। हमने क्या किया है, सॉरी हमने सिंपल में यहाँ से ग्रुप वेलोसिटी लिया, फंक्शन लिया, दो फंक्शन लिया, उन दोनों फंक्शन का सुपर पोजिशन कर दिया, साइन का फॉर्मूला लगाया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से हमने क्या किया, ये एम्पलीट्यूड था, ये साइन फंक्शन था, इसमें दिस अपॉन दिस वेलोसिटी होती है। ऊपर मैंने यहाँ पे कोशिश भी कर समझाने की, वीडियो दोबारा देख लेना। फिर यहाँ के बाद हमने क्या किया, सेम वही दिस अपॉन दिस किया, हमारा ओमेगा जी की वैल्यू आ गई, ये ग्रुप वेलोसिटी थी। आगे अब क्या करेंगे, आगे हम देखने जा रहे हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा। तो उसको देखने से पहले पहले मैं लाइट्स का देख ले रहा हूँ, फिर लाइट्स ऑन करके हम देखेंगे। और थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस के लिए रियली सॉरी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, मैं एक फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो फ़ोन में बैटरी का भी बहुत इश्यू है, तो वो फ्लैश लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तो रियली सॉरी। मे भी आगे चल के अगर अच्छे मैंने इनकम जनरेट कर लिया तो एक अच्छा सेटअप बनाऊंगा, बट अभी के लिए प्लीज़ इसी से काम चलाइए। तो आगे हम देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे करते हैं।